हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू द आस एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और मजे में अपने तैयारी को एक नई धार दे रहे होंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस पॉलिटी के चैप्टर नंबर 6। हमने पिछले कक्षा में 5 तक कर रखा है और ये आपका चैप्टर 6 है। ठीक है, तो अब इसमें हम जानेंगे कि आपको कि संचार के माध्यम, है ना, ये चैप्टर साथियों क्या है? संचार के माध्यमों को समझना। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है आपका? कि संचार के माध्यमों को समझना। को समझना। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। ठीक, इससे पहले हमने देख चुका था पिछला चैप्टर में कि औरतों ने बदली दुनिया में कि कैसे औरतों को जो शुरुआती में उन्हें समान अधिकार नहीं मिल पाता था और फिर वो आगे आगे कैसे लड़ाई लड़ी और किस तरह से उनको अधिकार मिला, इस पर हमने पिछले अध्याय में चर्चा कर रखा था। यहां पे जानना है कि संचार के माध्यमों को समझना है कि ये संचार है क्या, मतलब ये संचार के द्वारा हमारे तक जो न्यूज़ें आ पाती है, यही सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, है ना। तो देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं सीधे, फिर बात आपसे करेंगे। ठीक है, टॉपिक है आपके सामने कि ये संचार क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संचार क्या है। देखिए, संचार हम उसको कहते हैं कि क्या लिखे हैं कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के को सूचना भेजे जाने की प्रक्रिया। आप जानते हैं साथियों कि मान लीजिए कि अगर आप फोन या टीवी में कोई समाचार को सुन रहे हैं तो क्या है, वो कहीं ना कहीं से आता होगा ना। तो जो आपके तक भेजता है ना, जो सूचना को भेजता है वही क्या कहलाता है? प्रेषक कहलाता है। और जो हमारे तक पहुंचता है, जैसे हम उसे प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम आपके मतलब यहां पे हम आपका क्लास ले रहे हैं, तो यहां जो जा रही है आपके तक ये वीडियो, ये क्या है? प्रेषक के रूप में जा रहा है। क्लियर है? और जब आप इसमें क्या बनिएगा? आप इसमें बन जाइएगा क्या? प्राप्तकर्ता। तो आप ये जो संचार है ना, संचार ये कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक माध्यम है जो क्या करता है कि प्रेषक से प्राप्तकर्ता के बीच में क्या करता है? हम इस तरह से कह सकते हैं कि सूचना का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? सूचना का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? आपका कम्युनिकेशन कहलाता है, संचार कहलाता है। क्लियर है? अब कह रहा सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान इससे किया जाता है। किससे? संचार के माध्यम से, है ना। अब देखिए, जैसे यहां आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए, ये जा रही है मोहतरमा, ये फोन से बात कर रही है, यहां बैठ के ये ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, है ना। यहां ढेर सारे आपको टीवी चैनल्स टीवी दिखेंगे। ठीक, बहुत सारे यहां पे आप देखेंगे कि बैनर लगा हुआ। तो ये सब क्या है? ये संचार है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमारे और आपके तक कोई न्यूज को या कोई वैसे चीज को पहुंचाया जाता है जो हमारे काम का हो और हमारे मतलब समाज से संबंधित हो। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। आगे बात कहता है कि संचार माध्यम एवं तकनीक। तो आपको बता दूं कि क्या ये जो संचार जो हमारे तक या आपके तक अभी पहुंच रहा है, तो इसके लिए कोई माध्यम का भी होना क्या है? आवश्यक है ना। ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से आपके तक पहुंच पा रहा है। तो वही कह रहा है कि संचार माध्यम और तकनीक के बारे में अब बात करते हैं। देखिए, वास्तव में क्या था कि 1940 से पहले तक, है ना, 1940 से पहले तक की अगर हम बात करें तो उस समय तक क्या था कि जो टाइप किया जाता था ना, है ना, लेटर को जो टाइप किया जाता था, वो टाइप करने की व्यवस्था बहुत मतलब उस समय में मशीन नहीं होता था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर नहीं हुआ करता था, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जो होता है उसके नहीं होने के कारण क्या होता था? बहुत बड़ी समस्या होती थी, है ना।
कि मतलब उसमें बहुत लंबा समय लग जाता था। किसी मान लीजिए कि एक पेपर में, जैसे अभी देखिएगा कि हम लोग के घर तक जो पेपर पहुंचता है उसमें देखिए कितने छोटे छोटे वर्ड रहते हैं और कितनी सारी रहती है। अब सोचिए कि अगर आदमी को एक एक करके टाइप करना होता तो कितना समय लग जाता है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि उस समय में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था इस बात को लेके, है ना। लेकिन जब 1940 का दशक आता है साथियों, जब 1940 का दशक आता है तो इस समय क्या होता है कि आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के माध्यम से क्या हो सकता है, एक साथ बहुत देर मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा लेटर को क्या कर सकता है, ये मशीनें टाइप कर सकती है ना। तो यही कह रहा है कि जैसे 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है कि पत्रकारिता का दुनिया में ये बहुत बड़ा बदलाव था, है ना। ये पत्रकारिता के दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव था 1940 का दशक, जब ये आपके इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आता है। सिंपल बात है, जब इलेक्ट्रॉनिक रहेगा वहां आदमी खुद से नहीं करेगा, वो काम कौन करेगा? मशीनें करेगी। तो आप उसमें जितना आपको जो करना वो टाइप करके छोड़ दिए, बाकी उसका काम है प्रिंट करते रहना, मतलब टाइप करना और उसको प्रिंट करना। क्योंकि वहां पे क्या हो गया, मानवों का काम तो कम हो गया। तो अब वो क्या करेगा, एक ही समय में वो बहुत ज्यादा काम करेगा। क्या सही बात है ना। अब बढ़ते हैं आगे, कह रहा है क्या कि तकनीक तथा मशीन को बदलकर अत्याधुनिक बनाना। आप देखेंगे कि जैसे समय आगे बढ़ता है, अब क्या करेगा, जो टेक्नोलॉजी और मशीन था पहले की अपेक्षा, ये बदल कर लिखा हुआ है। एक मिनट, ये बदल कर लिखा हुआ है कि कहना ये चाह रहा है यहां पे कि देखिए अत्याधुनिक मतलब मॉडर्न बनाने के लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो संचार का माध्यम है, जो अभी आज से कुछ दशक आप पहले तक सोचिए कि लोग पहले क्या होता था कि रेडियो पे न्यूज सुना करते थे, है ना। और वो समय का जो न्यूज होता था साथियों, वो सटीक न्यूज होता था। और वो किसके द्वारा, तो रेडियो पे एक टाइमिंग होता था, उस टाइम से देता था। टीवियां बहुत कम के घर में हुआ करता था। तो उस समय में क्या हुआ कि जो संचार का माध्यम था थोड़ा सा मतलब कह लीजिए तो कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। लेकिन आज के समय में आप देखिएगा तो अब क्या हो गया कि अत्याधुनिक तकनीक का यूज करके, है ना, और मतलब अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या हो गया कि इसको आसान बना दिया, हमारे और आपके तक के पहुंच को क्या किया, आसान बना दिया, है ना। और ये आसानी से हम लोग के पास तक ये पहुंच पाता है ना। अब संचार का सबसे बड़ा माध्यम देखिए इसमें से कौन है, तो एक है उसमें से कौन, टीवी, है ना, जिसको हम लोग टेलीविजन कहते हैं। इसका खोज किसने किया था, इसका इन्वेंशन जो किया था वो किया था कौन, जेल बेयर्ड ने। ये बात आप लोग भी जानते होंगे, है ना। टेलीविजन का जो आविष्कार किए थे वो जेल बेयर्ड किए थे। और टेलीविजन से पहले ना एक आविष्कार हुआ था इनका, उस आविष्कार में ना ये टेलीवाइजर का आविष्कार किए थे। ये टेलीविजन का ही प्रारंभिक रूप है टेलीवाइजर, है ना। पहले ये बनाए थे, उसके बाद फिर जाके टेलीविजन आपका बना था, ठीक है। अब ये टेलीविजन जो है ये संचार का सबसे बड़ा माध्यम है। आज के समय में आप देखिएगा तो कहीं भी कुछ घटनाएं होती है, कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनटों में क्या होता है, आपके घर तक उस न्यूज को पहुंचा दिया जाता है। ये टेलीविजन ही एक ऐसा माध्यम है कि आपको दुनिया से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, आपको दुनिया से जोड़ता है। सोचिए अभी आप बैठे हुए होंगे कहीं, है ना, मान लीजिए घर पे किसी जगह पे बैठे होंगे, है ना। अगर आप वहां से मान लीजिए कि आपको इच्छा हो गया कि नहीं आज अमेरिका का कैलिफोर्निया घूमना है, तो आप सिर्फ उसमें सर्च करिएगा यूट्यूब पे, आपका वहां का कुछ वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो ये टीवी ही एक ऐसा माध्यम मतलब जो उस समय था, जो क्या करता था कि देश दुनिया की समाचार को यहां तक हमारे पहुंच तक मतलब हमारे तक पहुंचाता था। अब देखिए अब ये टीवी क्या करता है कि जैसे मान लीजिए गांव मतलब सुदूर क्षेत्र की अगर हम बात करें कि जैसे गांव तक अगर इसको पहुंचाना है तो गांव तक पहुंचने के लिए टीवी एक माध्यम था। और टीवी से पहुंचाने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकताएं पड़ती है, केबल की, है ना, केबल, है ना।
अब अभी भी आप शहर में देखेंगे कि आपके घर के आसपास से देखिएगा एक केबल का तार, केबल गया हुआ रहता है, केबल वाला वायर। उससे क्या होता है, हम लोग कनेक्शन लेते हैं और कनेक्शन लेके क्या होता है कि हम लोग शहर में टीवी चलाते हैं, और वही अगर गांव तक जो पहुंचाया जाता है तो गांव तक की जो व्यवस्था है वो सैटेलाइट के माध्यम से जाता है ना। किसके माध्यम से साथियों, ये सैटेलाइट के माध्यम से जाता है। अब देखिए सैटेलाइट के माध्यम हम समझाते हैं कैसे। देखिए हम लोग जानते हैं कि इनका कहीं ना कहीं स्टेशन होगा, है ना। जब इनका यहां से क्या होता है, जो ये वेव निकलता है फ्रीक्वेंसी, फिर इसका जब वेव निकलता है तो ये कहां जाएगा, ये सीधा जाता है कहां पे, आपका आयनोस्फीयर में, है ना। ये कहां जाता है, आपका जानते हैं कि ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, ये आयन मंडल है। यहां से ये जाएगा इसमें, यहां टकरा के फिर ये क्या करेगा, इधर फैल जाएगा, है ना। अगर यहां पे आप क्या किए, एक डिस्क लगा दिए रिसीवर के रूप में, यहां पे आपका रिसीवर लगा दिए, आप देखे होंगे जो डिश होता है वो डिश क्या करता है, वो उसे रिसीव करता है, और वो रिसीव करके फिर आपके जो है केबल के माध्यम से आपके टीवी तक पहुंचाते ले जाता है, और टीवी में हम उस चीज को, उस चित्र को आसानी से देख पाते हैं। आप देखते होंगे गांव में कभी कभी अगर आपका वो डिश इधर उधर हिल गया ना, तो क्या करता था वहां पे ना, वो चैनल नहीं, मतलब वो पूरा धुंधला धुंधला आता था, मतलब झिलमिल आता था। रीजन क्या है कि ये जो यहां से ये जो आ रही है इसकी वेव, तो ये वेव सीधा कहां आना चाहिए, इस डिस्क पे पड़ना चाहिए। अगर आपका डिस्क थोड़ा घूम गया तो इसका मतलब ये सीधा इस पे नहीं पड़ रहा, और नहीं पड़ेगा तो यहां क्या करेगा, ये क्या ये स्विच, मतलब यहां ये रिसीव कर पाएगा क्या, तो ये रिसीवर के रूप में काम यहां पे करने में असफल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं टीवी एक इतना ये सबसे बड़ा संचार का माध्यम हो चुका है, जिसके कारण से हम दूर सुदूर एरिया के भी, मतलब सुदूर एरिया का भी हम न्यूज को घर बैठे देख लेते हैं, और ऐसा लगता है कि हम देश विदेश और दुनिया से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये है आपका टीवी का माध्यम। अब देखिए बात करते हैं कि जो संचार के माध्यम और धन की अगर बात करें तो साथियों आपको पता है कि जैसे जैसे ये नया टेक्नोलॉजी लाएगा तो क्या ये लाने के लिए इसमें क्या आएगा, धन का खर्च ज्यादा आएगा। बोलिए धन का खर्च क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जब धन का खर्च ज्यादा आएगा तो क्या उसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, है ना। जो ये टीवी चैनल वाले हैं उनको भी पैसे की क्या पड़ती, आवश्यकता पड़ती है। तो कह रहा है कि नवीनतम तकनीक को जुटाने के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड़ता है। सोचिए अगर एक अनुमान लगाया जाना तो आपको बता दो कि लगभग 5 करोड़ से लेके लगभग आप 100 करोड़ तक एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतना रुपये तक के बीच में खर्च हो जाता है एक बड़े टीवी चैनल और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अगर करने के लिए चाहे कोई भी, तो लगभग सोचिए 100 करोड़ रुपया लग जाता है। 5 करोड़ से शुरू करिए, छोटे हमने ये रेंज लिया, मतलब कि आप एक छोटी शुरुआत करके और यहां तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको लगभग 100 करोड़, मतलब 5 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में खर्च होता है। क्या एक नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा इसका वहन करना संभव है, क्या संभव ही नहीं है, है ना। तो इस पे क्या होता है, बहुत ज्यादा धन खर्च होता है। तो अब इसी धन के मतलब इनको अर्निंग के लिए ना क्या करते हैं, पहले तो शुरू में या तो किसी कंपनी के साथ मिलकर कर लेते हैं या कहीं लोन कर्ज लेके अपना ये सेटअप करते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन सोच के देखिए जो हम लोग घर में वो सस्ते रिचार्ज करते हैं टीवियों का, क्या उससे सिर्फ इसका भरपाई हो जाएगा क्या। सोचिए बहुत सारे उस पे अगर चैनल पे एक आदमी आगे, सिर्फ अगर एक विज्ञापन की बात करें, है ना, अगर आपके सामने एक विज्ञापन आता है तो क्या उस विज्ञापन में सिर्फ एक मतलब जो सामने दिखता वही रहता है क्या। जैसे मान लीजिए अभी हम आपके सामने हैं तो क्या लगता है कि सिर्फ हम ही है क्या, क्योंकि देखिए एक आदमी आगे होता है, ठीक है, इसके आसपास में ना बहुत व्यक्ति होते हैं जो इस काम को क्या कर रहे होंगे, संचालित कर रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे। तो ऐसा ही होता है कि अगर एक एंकर आपके सामने आके टीवी पे अगर वो न्यूज सुना रहा होता है तो ऐसा नहीं है। आप सोच के देखिए कुछ टीवी चैनल, मतलब अगर वो शो उनका शुरू हो रहा है उससे पहले कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे आदमी जो होंगे उनके पीछे काम कर रहे होंगे, कैमरा वाला होगा, लाइट का सेटअप अलग होगा, मतलब सोच के देखिए। फिर उसके बाद वो सारे न्यूज को इकट्ठा करना, उस न्यूज को लाना, फिर उसको क्या करना, टाइप करना, फिर वो पहुंचाएगा, एडिटर का अलग काम है वो टाइप करना, एडिटिंग करना, वो सब करके फिर जाएगा किसके पास,
मेन एंकर के पास जाएगा और वो एंकर आके फिर क्या करेगा, आपके सामने शुरुआत हो जाते हैं बोलने के लिए। तो सोचिए, ऐसा लगता है कि सिर्फ वो है, नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा टीम होता है जो काम कर रहा होता है। और सोचिए, उतनी सूचना को इकट्ठा करने के लिए इतना बड़ा अगर टीम काम करे तो खर्च आप जोड़ ही सकते हैं कि अच्छे खासे खर्च हो जाते हैं। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, यहां पे विज्ञापन चलाने का कोशिश करते। देखिए, जैसे एक मान लीजिए कि यहां पे एक स्टूडियो आपको मान क्या लीजिए, हकीकत आपका ये एक स्टूडियो है, ठीक है। आप इस स्टूडियो में देखिए, सबका अलग अलग आपको एलसीडी दिखेगा और टीवी दिखेगा, मॉनिटर दिखेगा, बगल में टेलीफोन रखा हुआ है और इस तरह से देखिए, यहां पे देखिए अलग अलग टीवियां लगी हुई है, हर चैनल पे वो क्या होंगे, लाइव होंगे, अलग अलग न्यूज दिखा रहे होंगे। तो सोच के देखिए कि इसमें कितने मतलब लोग इसमें काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग का स्टूडियो होता है। तो क्या होता है, तो टीवी चैनलों को मतलब इसको नियंत्रित रूप से या ऐसे कहे कि अगर सरलतम रूप से संचालित के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या इस धन को सिर्फ आप जो रिचार्ज या हम रिचार्ज करवाते हैं उस रिचार्ज से इसको नहीं भर सकते हैं। उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, विज्ञापन चलाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, है ना। ये लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि सर ये एडवर्टाइज जो होता है, तो आपको बता दूं कि अगर हम इस एडवर्टाइज की बात करें, ठीक है, अगर हम इस एडवर्टाइज की बात करें तो ये लोग अगर 10 सेकंड के लिए अगर कोई एडवर्टाइज चलाता है ना, तो इसका जो डिमांड चार्ज होता है वो 1000 से लेके सोचिए 1 लाख, 1000 से 1 लाख तक का होता है। डिपेंड करता है कि वो कितने देर तक चलाना है और कितनी बार चलानी है, और साथ में यह भी बात देखा जाता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। डिपेंड करता है उसकी लोकप्रियता पर। अगर लोकप्रियता ज्यादा है तो उसका चार्ज ज्यादा होता है। तो इस आधार पे क्या होता है, ये लोग अपना चैनल वाले विज्ञापन लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे अपना लोग बैठते हैं कभी टीवी के पास या कोई मैच चल रहा होता है या कोई न्यूज देखना होता है, तो आप देखेंगे ना कि कुछ देर तक ये क्या करते हैं, जैसे 1 ओवर कंप्लीट हुआ, अगर क्रिकेट आप देखने के लिए बैठिए, देखिए 1 ओवर जैसे कंप्लीट हुआ तुरंत आपको बीच में एक ऐड आ जाता है, और एक नहीं लगभग जो है ना उसमें लगभग 1 मिनट के आसपास में 4-5 गो दिखा दिया जाता है उसमें। तो कहीं ना कहीं वही ऐड क्या करता है, इनको मतलब ऐड ही तो मेन अर्निंग है, इनका अर्निंग का जरिया क्या है, आपका ऐड है ना, विज्ञापन है। तो विज्ञापन के माध्यम से भी इन्हें अच्छे खासे पैसा अर्न हो पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बातें कर रहा है कि संचार का माध्यम एवं क्या, लोकतंत्र। बात किसकी हो रही है, लोकतंत्र की, ठीक है। तो क्या हमारे लोकतंत्र में संचार का एक माध्यम सही है? तो हम जानते हैं कि लोकतंत्र, अगर हम बात करें लोकतंत्र देश की, है ना, लोकतंत्र देश की, तो आपको बता दो कि अपना भारत भी क्या है, भारत भी क्या है, एक लोकतंत्र देश है। क्या है, एक लोकतंत्र देश है। किसी भी लोकतंत्र देश के लिए संचार का माध्यम होना एक बहुत जरूरी है ना, जो क्या करता है कि लोगों सरकार द्वारा की गई काम या देश में क्या चल रहा है, कहां कौन सी घटनाएं घट रही है, सभी मुद्दों को क्या करता है, तो आपके हमारे आपके तरह जनता तक या नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। तो ये साथियों माध्यम कौन सा है, यही तो संचार का माध्यम है, जो हमारे लोकतंत्र में क्या करता है, आसानी से किसी भी रिपोर्ट को या किसी भी न्यूज को हमारे तक पहुंचाया जाता है कि सरकार जो काम कर रही है वो विरोध में कर रही है कि सही कर रही है। कभी कभी देखिए ये काम क्या होता है, कभी कभी अगर कहीं किसी मुद्दे को लेकर अगर विरोध होता है ना, तो इस बात को भी क्या करती है मीडिया, ये सरकार तक पहुंचाती है ना। जब वो भी देखते हैं, अगर टीवी के माध्यम से अगर सरकार में बैठे लोग भी देखते हैं, तो उनको लगता है कि इस चीज का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, तो उस केस में कभी कभी यह भी देखा गया है कि हो सकता है कि उस जो बनाए हुए कानून है उसको क्या वापस ले ले, है ना। तो ये दोनों तरफ से एक कम्युनिकेशन का क्या है ना, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है लोकतंत्र देश में, है ना। अब आते हैं इस पे, कह रहा है क्या कि लोकतंत्र देश में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, किसका, मीडिया का, है ना। आप जानते हैं
कि इस मीडिया का जो है इस लोकतंत्र देश में क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमारा भारत जो है खास करके वो क्या है, लोकतंत्र है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा माध्यम है ना। और आप जानते हैं कि मीडिया जो है, मीडिया को हमारे देश का मीडिया को खास कर देश नहीं, अगर हम ऐसे सोचे तो इसे चौथा स्तंभ माना जाता है ना। संचार एक ऐसी व्यवस्था है जो मीडिया क्या करती, बातों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा पाती है। ये क्या है, जो मीडिया है ये चौथा स्तंभ है, देश का क्या है, चौथा स्तंभ है। कह रहा है स्वतंत्र होने पर संतुलित रिपोर्ट। आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जो क्या करते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है, स्वतंत्र का मतलब होता है ना तो पक्ष में ना ही विरोध में, विरोध में कोई भी चीज को वो क्या करता है, संचालित करता है। देखिए स्वतंत्र का मतलब हुआ ना तो किसी सरकार के पक्ष में अपने वो रिपोर्ट को चलाएगा, मतलब या न्यूज को दिखाएगा, और ना ही विरोध में। लेकिन वो क्या होते हैं, तो बातें करें तो वो क्या होते हैं, तटस्थ होते हैं, तटस्थ होते हैं, या हम कह सकते हैं निष्पक्ष, है ना। वो कैसा होता है, निष्पक्ष होता है। क्लियर है, वो निष्पक्ष होते हैं। और आपका जो मतलब जो भी, अगर सरकार सही कर रही है तो वो चीज को सही दिखाना, अगर लगता है सरकार गलत कर रही है तो उस चीज को क्या दिखाना, गलत दिखाना। वो इस तरह से अगर निष्पक्ष रहे तो वही क्या कहलाता है, आपका ये संतुलित रिपोर्ट कहलाता है। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि कभी कभी इनके साथ भी समस्या हो जाता है। जैसे अभी हमारे देश के जो मीडिया है ना, आपको ये स्वतंत्र नहीं है ना। जो अभी वर्तमान में अगर हम देखें, अगर वर्तमान में देखें तो आपको बता दो कि वर्तमान में मीडिया स्वतंत्र नहीं है। ये बात आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। देखिएगा कभी ऐसा, बहुत कम ही ऐसा चैनल होता है जो सरकार के विरोध में बात करे। बहुत सारा ऐसा चैनल है जो सरकार के हित में बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ। लेकिन ये दोनों गलत है ना, दोनों गलत है। कैसे, अगर देखिए हमारा कहना मतलब है कि संतुलित होने का मतलब ये हो गया साथियों कि उन्हें क्या करना चाहिए, वो दोनों चीज दिखाना चाहिए। अगर सरकार सही कर रही है तो उस चीज को भी आप दिखाइए, अगर सरकार गलत कर रही है उस चीज को भी दिखाइए, है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रिपोर्ट। कब वो दिखा सकता है, जब वो स्वतंत्र होगा। और अभी आप देखेंगे तो मीडिया इस तरह से वो पंगु बन के रह गया है सिर्फ कि देश में अगर जिनकी सत्ता है उनके साथ वो चिपक जाते हैं और उसके बाद उनके विरोध में कभी भी बोलने का कोशिश नहीं करते हैं, जो ये मीडिया का लक्षण नहीं है। इसीलिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आप देखेंगे कि मीडिया का जो है 151 रैंक है ना। ये स्थिति है। चलिए अब आते हैं, ये भारत की बातें कर रहे हैं, 151वीं रैंक है ना वर्तमान में। चलिए अब अगर हम बात करें सरकार के कार्य के बारे में नागरिक को जानकारी देना। अब देखिए क्या होता है कि जो भी सरकार कार्य कर रही है ना, तो जो भी सरकार कार्य कर रही है तो क्या हम लोग को डायरेक्ट पता चलता है क्या, नहीं। तो ये क्या करता है कि यही तो माध्यम है ना। हम लोग के पास तक अगर कोई न्यूज को पहुंचाया जाता है तो पहुंचाने का माध्यम कौन है, तो ये आपका संचार है ना। कौन है, संचार है। ये संचार ही क्या करता है, मतलब ये चाहे वो न्यूज टीवी चैनल हो या फिर अखबार हो या फिर आपको सोशल मीडिया के जरिए अगर कोई चीज को, मुद्दे को हमारे तक अगर कोई जानकारी को, सरकार के कार्य की जानकारी को अगर पहुंचा रहा है तो यही क्या है, एक संचार का माध्यम है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग उस चीज से रूबरू हो पाते हैं और हम यह भी जान पाते हैं। देखिए हम यह भी जान पाते हैं कि सरकार किस तरह के कार्य कर रही है ना। हम यह भी जान पाते हैं कि सरकार किस तरह की कार्य कर रही है ना, कर रही है। तो इस तरह से हम यह भी जान पाते हैं कि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है ना। तो मीडिया को हर हाल में क्या होना चाहिए साथियों, संतुलित होना ही चाहिए, वरना फिर दिक्कतें हैं। अब आते थोड़ा सा मीडिया का एजेंडा।
सॉरी एजेंडा। अब देखिए मीडिया क्या करता है कि अपना एजेंडा सेट करता है। क्या क्या कह रहा, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मीडिया। क्या ये बात सही है कि नहीं है ना? मीडिया जो है हमारे जीवन में क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कैसे देखते हैं, देखिए ये क्या करता है कि सरकारें जो है ना, सरकारें जो भी काम करेगी है ना, जो भी काम करेगी उसकी जानकारी ये क्या करेगा, जानकारी हमारे तक भेजेगा, है ना। जैसे सरकार जो भी अभी काम करेगी उसके बारे में सारी जानकारी ये मीडिया क्या करेगी, हमारे तक पहुंचाएगी, है ना। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए, लेकिन ये कब, जब ये स्वतंत्र है तब, है ना। जब ये स्वतंत्र मीडिया के रूप में काम करे तब ये चीज को ये क्या करेगा, हमारे तक पहुंचाएगा कि ये गलत है या सही है। अगर हम बात करें ना, देखिए पहले आता है यहां पे मीडिया की बात करते हैं, तो मीडिया में एक बात आता है, आप सुने होंगे कि मास मीडिया, है ना। एक शब्द सुने होंगे आप, मास मीडिया। ये होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। ये जो मास मीडिया होता है ना साथियों, इसमें आप ले लीजिए किसको किसको, है ना। टीवी चैनल ले लीजिए, है ना, टीवी चैनल हो गया, फिर अखबार हो गया, उसके बाद सोशल मीडिया हो गया, क्या हो गया आपका, सोशल मीडिया हो गया, है ना, या रेडियो, इस तरह से ले लीजिए। ये हो गया आपका, या समाचार जो अखबार के माध्यम से हमें मिलता है ना, ये हो गया। इसके बाद अगर आप ले लेते हैं रेडियो, है ना, ये रेडियो हो गया। यही सम्मिलित रूप को टीवी, समाचार, रेडियो को हम लोग क्या कहते हैं, मास मीडिया कहते हैं। इसका अर्थ हुआ जो जन जन तक पहुंचाता, अर्थात लोगों तक ये इस माध्यम से क्या करता, अपने बातों को, मतलब अपनी सूचना को पहुंचाता, जो सरकार में हो रही है या देश विदेश की सूचनाओं को पहुंचाता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास मीडिया कहते हैं। अब देखिए ये मीडिया शब्द जो है ना, ये निकल के कहां से आया है ये जानिए। ये मीडिया शब्द जो है ना, मीडियम से ये निकल के आया है, क्योंकि ये मीडियम का क्या है, ये बहुवचन है। क्या है, मीडियम शब्द का क्या है, ये बहुवचन है। किसका है, मीडियम शब्द का, ठीक है। अर्थात वहीं से निकल के आता है मीडियम। मीडियम मतलब हो गया आपका बीच का जो होता है, जो माध्यम बनता है, उसी से ये क्या हुआ है, निकल के आया, और उसी का ये बहुवचन है मीडिया, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा महंगी तकनीक और उपयोग में बड़ी कंपनी का हिस्सा। कभी आपने अभी देखा कि हमने जो आपसे बात किया था कि खर्च कभी कभी ये 1 करोड़ टू 100 करोड़ के बीच में ये वैरी करता है। अगर सोच के देखिए, अगर कोई टीवी चैनल इतने बड़े अगर ये खड़ा करना चाहे तो इतनी रुपया का वहन करना क्या कभी संभव है इसके द्वारा? क्या किसी नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा संभव करना है, ये खर्च करना है? क्या नहीं है ना। तो उस केस में ये लोग क्या करते हैं कि किसी कंपनी को अपना हिस्सा बना लेते हैं। जब सोचिए अगर कंपनी इसका हिस्सा बनेगी तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, इसमें से वो उसी हिसाब से, मतलब ये कंपनी के हिसाब से भी चलेगी, है ना। बोलिए अब देखिए, तो इसमें क्या होगा, कभी कभी बड़े बड़े उद्योगपति भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग सरकारी नियंत्रण। आप जानते हैं सेंसरशिप के बारे में जानते होंगे, है ना। ये जो सेंसरशिप होता है, सेंसरशिप, इसके बारे में जानते होंगे। ये सरकारी नियंत्रण का मतलब होता है कि अगर न्यूज चैनल में, अगर मीडिया वाले कुछ वैसे न्यूज को दिखा रहा है जो सरकार के पक्ष में ना हो, है ना, सरकार के पक्ष में ना हो, उस केस में सरकारें क्या करती है, सेंसरशिप लगाकर वो जितने, अब मान लीजिए कि आप एडिटिंग में देखे होंगे, मान लीजिए कि कोई आप वीडियो बनाए है और वीडियो में क्या हुआ कि कुछ दूर तक आपका देखा कि अच्छा नहीं आया क्वालिटी, तो यहां से आप क्या किए, इसको कट करके निकाल दिए, बाकी आपका ये और ये बच गया, तो यहां से यहां दोनों ऐड हो गया। तो ऐड होके जो ये बन गया, तो यही इसी को कहते हैं हम लोग सेंसरशिप। मतलब क्या करना, वो पार्ट जो सरकार के हित में ना हो, वो नागरिक को उत्तेजित कर सकता है, नागरिकों के लिए हानिकारक चीज हो, उस चीज को सरकार क्या करती है, अगर उसमें से काट के हटा दिया तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरशिप। इसीलिए आप लोग फिल्म के बारे में सुने होंगे, सेंसर बोर्ड ने इस वीडियो, मतलब किसी मूवी में से इतने पार्ट को जो काट के हटाया जाता है, वो सेंसर बोर्ड का काम ही यही होता है कि कुछ वैसे पार्ट को हटाया जाए जो कहीं ना कहीं ये नागरिक के लिए हानिकारक चीज हो, तो उसको जो है काट के हटा दिया जाता है सेंसर बोर्ड के द्वारा। सेंसर बोर्ड का काम यही होता है। क्लियर है।
अब देखिए सरकारी नियंत्रण का अगर एग्जाम्पल देखेंगे ना तो 1975 में जो लगा था इमरजेंसी, ठीक है, ये जो आपातकाल लगा था 1975 से जो 2 साल तक रहा था 77 तक, इस बीच में देखा गया था कि इस पे सरकार ने पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया था। किस पे? मीडिया पे, है ना। और उसमें लिमिट चीज ही दिखाना होता था कि जितना उसमें उनको बताया जाता था, है ना। तो ये बहुत मतलब हिसाब से इस चीज को दिखाया जाता है। अब देखिए ये एक और मीडिया का जो एजेंडा है एक और बन के तैयार हो जाता है आपका, वो है आपके सामने क्या कि सार्वजनिक विरोध, है ना। आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है कि लोग मिलकर क्या करते, विरोध करते हैं सरकार का, है ना। जो सरकार अगर कोई काम कर रहे हैं उसका क्या होता है, विरोध होता है। जब विरोध होगा साथियों तो सोच के देखिए कि इस केस में क्या होगा, लोग का ये बातें कहां तक पहुंचेगी, चैनलों के मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी। और सरकार को अगर लगा कि ये लोग खुले रूप से हमारा विरोध कर रहा है, जैसे अभी भी देखते होंगे कभी कभी क्या होता है कि आंदोलन हो जाता है, किसी बातों को लेकर आंदोलन हो जाता है। जब आंदोलन होगा इसका मतलब सरकार के विरोध में कर रहा है ना, सरकार के विरोध में हो रहा है। और जब ये चीज सरकार को लगता है कि नहीं ये मतलब इस चीज को बदल देना ही उचित है, तो उस केस में क्या होता है कि उस पर एक्शन लिया जाता है उस कानून व्यवस्था पर, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है क्या आपका संचार, ठीक है। तो चलिए ये कहानी तो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन मेन कहानी है आपका एनसीईआरटी के बुक का। तो आते हैं हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स पे। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए बात किया है संचार का माध्यम, है ना। कह रहा है संचार के माध्यमों और विज्ञापनों की छाप युवाओं के पूरी जीवन के पूरी तरह से व्याप्त है ना। चाहे उन्होंने इस सच्चाई पर गंभीरता से गौर करने का प्रयास किया हो या ना। अब इसी बात को हम इस इकाई में क्या करेंगे, सच्चाई से इस पर गौर करेंगे और इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम आते हैं, यहां से देखिए शुरुआत होता है कक्षा का। आपके सामने कुछ फोटोएं दिख रहे होंगे, जो फोटो हमने पीछे आपको दिखाया था, है ना। ये वही फोटो है जो संचार को प्रदर्शित करता है इस कक्षा में, कि देखिए किस तरह से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, सब अपने कामों में बिजी रहते हुए भी सारे काम को ये कर पा रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब आते हैं यहां पे संचार के माध्यमों को समझना। देखते हैं, कह रहा है कि टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है। देखिए हर घर में आप देखते होंगे कि ये जो सीरियल वगैरह आता है ना, वो एक ऐसा पसंदीदा प्रोग्राम होता है, सबका अलग अलग होता है। घर में अगर 3-4 भाई बहन हैं या 2-3 भी है, 2 भी है, देखिएगा कि बहन का अपना अलग पसंदीदा चैनल होता है, भाई का अलग होता है। अब मम्मी लोग आई तो उनका अलग है ना। तो रिमोट एक कभी उसके हाथ में लगा वो ऐसे टिप दिया, फिर उसके हाथ में लगा वो टिप दिया, है ना। ये बार बार आप देखते होंगे, मतलब सब जगह लगभग ये होते रहता। तो वही कह रहा है कि आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन है। कह रहा रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है ना। कि आपको गाना सुनना अच्छा लगता है, कि बीच बीच में जो शेरो शायरियां होती वो अच्छा लगता है, या उस पर जोक्स जो सुनाया जाता है वो अच्छा लगता है, या फिर आपको देश विदेश की समाचार सुनना अच्छा लगता है। यही सब बातें इसमें कर रहा है। चलिए करा प्रायः कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं। तो देखिए अभी जो अपने भारत का हिंदुस्तान हो गया, दैनिक जागरण हो गया, प्रभात खबर हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, और उसके बाद आपका द हिंदू हो गया। तो वही पूछ रहा है कि आप कौन सा अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं। कह रहा क्या आप इंटरनेट पर सफरिंग करते हैं, है ना। फिर कह रहा है आपको इसमें से सबसे उपयोगी क्या लगता है। क्या आप एक शब्द को जानते हैं। ये प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट
और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है ना? वो कौन सा शब्द है? कह रहा है कि यह शब्द कौन सा है साथियों? मीडिया है। क्या है? मीडिया है ना? कह रहा इस पाठ में मीडिया यानी संचार के माध्यमों के बारे में हम क्या करेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। कह रहा है आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है, मतलब प्रभावित करता है। और क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार के माध्यमों से सीखी है? ये आपसे पूछ रहा है कि जिस मतलब कि सप्ताह के किसी चीज ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने संचार के माध्यम से क्या किया इस सप्ताह में सीखा है। चलिए देखते हैं अब आगे। शुरुआत यहां से होता है। करा स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक आप देखते हैं, इन सबको संचार का माध्यम यानी क्या कहा जाता है? मीडिया कहा जाता है। करा मीडिया अंग्रेजी मीडियम, देखिए अंग्रेजी शब्द कौन सा है? मीडियम। तो मीडियम का ही बहुवचन कौन है? देखिए मीडियम का मतलब क्या हो जाता है? मीडियम को ही हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो उसी शब्द का बहुवचन है कौन सा? मीडिया। ठीक है, और इसका तात्पर्य है कि उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। मीडियम का अर्थ क्या होता है? माध्यम। हमने लिख दिया यहां पे कि मीडियम का अर्थ क्या होता है? माध्यम, क्योंकि मीडिया के संदर्भ में संचार का क्या है? माध्यमों से है। इसीलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर क्या करना, सामने समाचार सुनने तक क्या कहा जा सकता है? मीडिया कहा जा सकता है ना? क्योंकि ये क्या है? एक संचार का माध्यम है। तो हम जो संचार का माध्यम है उसे हम क्या कह सकते हैं? मीडिया कह सकते हैं। क्लियर है? देखिए करा टीवी, रेडियो और अखबार संचार के माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया भी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप एक बड़े जनसमूह किसी बातों को या सूचनाओं को देश विदेश से सुन सकते हैं या देश विदेश तक पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मास मीडिया कहते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए संचार का माध्यम, संचार माध्यम और तकनीक। कह आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना भी करना कठिन होगा। आज के समय में सोच के देखिए कि क्या ये संचार के माध्यम के बिना जीवन को सिर्फ कल्पना करना कितनी बड़ी बात है। अगर आपके बगल में फोन एक दिन के लिए आपका फोन खराब हो जाए ना, तो दिन भर शायद आपको खाना नहीं हजम होगा, है ना? ये इस तरह से आदमी के साथ ना ये मतलब घिर चुके, एक जाल में हम लोग घिर चुके हैं, है ना? कि सोच के देखिए, अगर जिस दिन फोन बंद रहा, लगा कि यार कहां से किसका फोन आ रहा होगा, घर से आया होगा, वहां से आया होगा, मतलब ये हर तरह के दिमाग में चलने लगती है बातें, है ना? सोचिए, तो इस तरह से लोग इस चीज से घिर चुका है करा। लेकिन केवल टीवी या इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। किससे? केबल टीवी की बात कर रहा है वो, केबल नहीं, केबल जो वो वायर के द्वारा जो पहुंचाया जाता है, ब्रॉडबैंड सेवाएं वगैरह, उसकी बातें कर रही है। ठीक है, इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार के माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती, मतलब ये टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है? लगातार बदल रहा है। देखिए एक समय था जो लोग आदमी क्या करता था? ब्रॉडबैंड सेवा यूज करता था, लेकिन अब देखिए ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपको वाईफाई का भी जो कनेक्शन है डायरेक्ट किससे मिल रहा है? ये एयर फाइबर, मतलब पहले फाइबर का सिस्टम था, अब ये आ गया एयर फाइबर, है ना? कहा अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है ना? क्योंकि इसमें क्या होता है, हमने बात किया किसके बारे में? देखिए अखबार, रेडियो और टेलीविजन के बारे में। इसमें क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसके माध्यम से क्या होता है, ये मतलब लोगों तक आराम से पहुंच जाता है। हम टीवी, अखबारों और पत्रिकाओं में
छपे हुए माध्यमों के रूप में टीवी तथा रेडियो के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, है ना। देखिए ये टीवी जो है आपका और रेडियो है, ये कैसा माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ना। और फोन जो ये सोशल मीडिया भी क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। क्लियर है। देखिए कह रहा आपके विचार में समाचार पत्रों में छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है। देखिए छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है, आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों का प्रयोग में लाई जा रही है, तकनीक से संबंधित है ना। जो ये बातें को बार बार प्रयोग में ला रहे हैं हम लोग, ये क्या है, एक तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले साल जो जनसंचार का माध्यम का इस्तेमाल में लाई जा रही है ना, वो तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। सोच के देखिए, पहले क्या होता था, जो फोन आता था वो क्या था, तार सेवाएं थी, है ना, तार से वो जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो वायरलेस बना, है ना। फिर वायरलेस के बाद क्या आ गया, फोन आ गया, है ना। फिर वो फोन भी देखिए कि पहले का फोन देखिए और आज के फोन देखिए, कैसे ये लगातार ये टेक्नोलॉजी बदलते जा रही है। तो इसी के बारे में इसमें हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए कर तकनीक और मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार के माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में क्या होती है, मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। देखिए सिंपल बात है, अगर बढ़िया टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेगा तो क्या होगा, उसके क्वालिटी, पिक्चर की क्वालिटी। सोचिए पहले एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, फिर आया क्या, कलर टीवी, कलर टीवी से एलसीडी में बदला, एलसीडी से एलईडी में आ गया, अब एलईडी में एचडी तक चलता था, 4K चल रहा है। देखिए किस तरह से ये बदलते जा रहा है ना। तो यही कह रहा है कि इसके गुणवत्ता में क्या आता, सुधार आता, कह रहा लेकिन इस तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना भी क्या हो गया है, कठिन हो गया है ना। कह टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। देखिए क्या होता है कि अगर आप न्यूज देख रहे हैं, चाहे वो भारत के किसी पार्ट का देख रहे हो या किसी वर्ल्ड का देख रहे हो, तो ऐसा अपने आप को मानते हैं कि हम भी इस समाज का क्या है, एक हिस्सा है। ये किसके कारण हो पाया ऐसा, तो ये संचार के माध्यम से हो पाया या टीवी चैनल के माध्यम से ही ऐसा हो पाया, है ना। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाए जाते हैं। हमने बात किया था कि देखिए बहुत जगह क्या है कि वो केबल से जाता है, केबल जो वायर होता है उससे जाता है। बहुत जगह क्या होता है कि सैटेलाइट के माध्यम से, मान लीजिए कि दूर दूर तक केबल तो पहुंचाना मुश्किल है, तो इसके लिए क्या है कि सैटेलाइट के माध्यम से क्या होता है कि वहां तक सुविधाएं दी जाती है। कह रहा है कि हम इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम को क्या करते, देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं अधिकांशतः वो देखिए कहां बनता है, संयुक्त मतलब वो बनता है मैक्सिमम कहां बनता है आपका, या तो जापान में बनेगा या मैक्सिमम कहां बनेगा, यूएसए में बनेगा। सोच के देखिए, है ना। वो जितने भी कार्टून अभी हम लोग देखते रहते हैं वो सबका सब कहां बनता है, या तो जापान में बनेगा या यूएसए में बनता है। ठीक है। कह रहा है अब हम चेन्नई या जम्मू कश्मीर में बैठकर अमेरिका के फ्लोरिडा समुद्री तूफान के छवियों को देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं तो इसी टेलीविजन का कमाल तो है कि मान लीजिए कि यहां पे अगर हम बोले कि अमेरिका के फ्लोरिडा में क्या होता है कि एक समुद्री तूफान आ जाता, मतलब चक्रवात आता है। अब वहां का जब अगर चक्रवात आया, साइक्लोन आता है, तो उसको हम लोग यहां आसानी से देख पाते हैं टीवी के माध्यम से। रीजन के मतलब इसको देखने के पीछे किसका हाथ है, तो टेलीविजन का है, और इसको यहां तक पहुंचाने के लिए सैटेलाइट और केबल के माध्यम है, जिसके कारण हम इस चीज को आराम से घर बैठे देख पाते हैं, है ना। चलिए, और यही रीजन है कि टेलीविजन ने दुनिया को क्या किया, हमारे बहुत पास ला दिया है। जैसे आप अभी घर में बैठ के क्या कर रहे हैं कि इस क्लास को देख रहे हैं, तो ऐसे देखिए, सोचिए कि मतलब ये संचार का ही तो माध्यम है जो इस क्लास को आपके घर तक पहुंचा रहा है ना, आपके घर में रख दिया है ले जाके, है ना।
आपके सामने। सोचिए ये मतलब अगर इसको ऐसे करके सोचिए ना तो देखिए किस लेवल की बातें हो रही है। कि सोचिए कि पहले एक समय था कि लोग को कोई जानकारी नहीं होती थी, एक जगह से दूसरी जगह, फिर वो चिट्ठी, है ना, चिट्ठी की कहानी हुई थी, फिर उसके बाद धीरे 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 फैक्स में बदला, फैक्स से फिर ईमेल पे गया, ईमेल से आज सोचिए यहां पे आप वर्ल्ड के किसी कोना में आपका कोई रह रहा है, एक बार यहां से हाई करिए, पहुंच गया उसके पास। सोचिए कि ये किसका, टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है ना। क्या पहले के जमाना में अगर किसी अन्य देश में अगर कोई रह रहा है, सोचिए सिर्फ अपने देश के किसी राज्य में रहता था तो वहां तक एक लेटर पहुंचाने के लिए बहुत समय, मतलब 10 दिन 15 दिन लग जाता था। और आज देखिए क्या है, आप कुछ भी यहां पे टाइप कीजिए, हाय लिखिए, वहां पहुंच गया 2 मिनट में। तो कहीं ना कहीं सोच के देखिए कि मतलब किस लेवल पे चला गया है हमारा टेक्नोलॉजी, है ना। कह रहा कि संचार के माध्यम और धन, कह रहा संचार के उपयोग में लगाई जाने वाली जो विभिन्न तरीके की अत्यंत खर्चीली होती है, जो ये तकनीकें होती है जिसका यूज किया जाता है, ये वो क्या होता है, अत्यंत खर्चीली होती है। कह रहा जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए जहां पर समाचार वाचक बैठता है। देखिए कितने अच्छे, मतलब जो हम लोग जो टीवी पे देखते हैं उसके देखते बैकग्राउंड वगैरह कैसा रहता है, चारों साइड लगता है एकदम शीशा लगा हुआ है। मतलब सोच के देखिए ऐसा फील होता है हम लोग को कि नीचे भी एलसीडी लगा हुआ है, चारों दीवार पूरा एलसीडी से लगा। तो कहीं ना कहीं अगर वैसा उसको बनाया है तो उसके पीछे सोचिए कितना खर्च लगा होगा, है ना। तो कह रहा है कि इसमें लाइट, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि सभी का मूल्य क्या है, अधिक है। मतलब सोचिए इतनी चीज खर्चे हैं उसमें, है ना। और जो कि अगर इतने चीज का यूज किया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा खर्च इसमें पड़ता है ना, इसको सिर्फ सेट करने में। कह रहा है कि समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। हमने बोल रखा था कि अगर हम यहां पे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इसका मतलब सिर्फ हम ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा टीम होता है। उसी प्रकार से जो एक समाचार वाचक होता है, एक एंकर होता है जो आगे आके आपके सामने वह एंकरिंग करके अपना जो वो न्यूज आपको सुनाता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो नहीं होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा टीम होता है। वनली फॉर उसको वेतन नहीं दिया जाता है क्योंकि उसके पीछे काम करने वाले बहुत लोग हैं, उनको भी वेतन दिया जाता है ना। कह रहा इसमें वे लोग सम्मिलित है जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था, मतलब लाइट की भी सुविधा उपलब्ध कराना। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी धन का क्या होता है, व्यय होता है, मतलब धन का अच्छा खासा खर्च होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार का जो माध्यम है ना, वो अपना काम करने के लिए क्या होता है, उसमें जनसंचार के माध्यम को और ज्यादा अत्याधुनिक बनाने के लिए क्या होता है, अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होता है। किसके कारण, ये इतने खर्चों के कारण ही। अब देखिए यहां पे आपके सामने जेएल बेयर्ड साहब हैं जो टीवी के आविष्कारक हैं, वो दिखा रहे हैं, देखिए, है ना। ये इसमें बैठ के ये क्या कर रहे हैं, ये चित्र को देख रहे हैं। यहां देखिए इनके बारे में कुछ बातें लिखी हुई है, देखते हैं। कह रहा है यह यंत्र जहां पे ये बैठ के अभी देख रहे हैं ना, कह रहा है यह यंत्र क्या है, टेलीवाइजर है, टेलीविजन का प्रारंभिक रूप है। तो इसीलिए टेलीविजन का आविष्कार से पहले इन्होंने क्या बनाया था, टेलीवाइजर बनाया था। अब देखिए कह रहा है इसने अपने इस आविष्कार के सामने ये बैठे हैं, जॉन कौन है, एल बेयर्ड है ना। कह रहा है इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था, है ना। तो ये वहां पे बैठ के और ये रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष ये अपने आविष्कार का प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन, जेएल बेयर्ड साहब। चलिए अब कह रहा है कि जनसंचार का माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार का माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन के कार्यक्रम के देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। इसी चलते हम लोग जब बैठते हैं ना, तो क्योंकि जब टीवी देखते रहते हैं तो कुछ देखिएगा वैसा जब आपके सामने दृश्य आने वाला रहेगा जो ज्यादा मतलब लगेगा कि ये वाला देखना जरूरी है,
वो वाला सीन आने से पहले बीच में आपको कुछ प्रचारें आ जाएगी, जैसे कार के बारे में, बाइक के बारे में, चॉकलेट हो गया, कपड़ा हो गया, मोबाइल फोन हो गया, साबुन हो गया, क्रीम हो गया, चश्मा, मतलब जो हमारे जीवन के दैनिक जीवन में जो यूज की चीजें हैं वो सारे कुछ को इस पे लाके रख देता है ना। जैसे कह रहा है कि टेलीविजन पे क्रिकेट का मैच देखते हुए भी ओवर के बाद बार बार क्या आता है, विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः हम बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं जैसा कि आप आगे इसमें बात किया गया है ना। यहां पे देखिए, है ना, यही व्यक्ति सब है जो बैठे बैठे क्या करते हैं, आपके तक जो है ना, जैसे ओवर की समाप्ति होगी ये लोग तुरंत क्या करते हैं, आपके सामने लगा देते हैं किसको, विज्ञापन को। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे क्या है कहानी। देखिए कह रहा है क्या कि एक टीवी चैनल को 10 सेकंड का, देखिए कितने देर का, 10 सेकंड के विज्ञापन के लिए देने का मूल्य, मतलब कितने पैसे दिए जाते हैं, वो उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर आंका जाता है। मान लीजिए अगर एक 10 सेकंड का एड दे रहा है तो उस एड के पीछे यह भी मैटर करता है कि उसकी लोकप्रियता और उसको समय के आधार पर 1000 से 1 लाख रुपए के बीच में देना पड़ता है ना। चलिए अब संचार के माध्यम और लोकतंत्र की बातें करेंगे। ये टॉपिक रहा संचार माध्यम और लोकतंत्र। कह रहा है लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने के माध्यमों की ये क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? आपका संचार, है ना। जो हम ऐसे देश में रहते हैं जो क्या है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र देशों में मीडिया का होना क्या है, बहुत जरूरी है। जो ये क्या करते हैं कि जो भी काम हो रही है, चाहे वो देश और संसार के बारे में, वो सारे समाचार को हमारे तक पहुंचाता। उदाहरण के लिए कह रहा है कि संचार के माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार की काम कर रही है। कह रहा है यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध का आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से वह पुनः कार्यक्रम के पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। सोचिए, ये मीडिया का ही माध्यम है, ये संचार का ही माध्यम है, जिसके कभी कभी देखते होंगे कुछ ऐसे चीज का घोषणा किया जाता है सरकारों के द्वारा जिसका विरोध जनता खुलकर करता है, और उसके लिए चाहे वो हस्ताक्षर अभियान चलाकर हो या सामने से विरोध करना हो, तो ये लोग सार्वजनिक विरोध का आयोजन कर पाते हैं, जो सरकार के लिए भी क्या है, एक चैलेंज हो जाता है। लेकिन इस लोकतंत्र में तो इस प्रकार से मीडिया का रहना बहुत आवश्यक है। जानकारी देने के संबंध में संचार का माध्यम क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आवश्यक है कि जानकारी क्या होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। अब अगले पृष्ठ पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, है ना। समाचार के 2 भिन्न रूप है ना। संतुलित माध्यम का मतलब समझते हैं, वही संतुलित माध्यम के बारे में हमने बताया कि मतलब बातें ऐसी रहना चाहिए कि वो नागरिक के हित की बात हो रहा हो। मान लीजिए ना तो जनता के तरफ से मतलब वो होना चाहिए, ना सरकार की तरफ से, उन्हें निष्पक्ष बातों को रखना चाहिए, है ना। यही है संतुलित संचार का माध्यम का तात्पर्य। देखते हैं अब आगे। अब देखिए आपके सामने यहां 2 न्यूज अखबार का कटिंग है ना। थोड़ा सा कर लेते इसको छोटा। चलिए अब आपको दिख रहा होगा, रुकिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। अब चलिए पहला क्या है, कह रहा है क्या कि न्यूज ऑफ इंडिया का ये कटिंग पेपर है आपके सामने। एक है आपका किसका, इंडिया डेली रिपोर्ट का, है ना, ये डेली न्यूज का है। देखते हैं क्या क्या कह रहा है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। अब देखिए कह रहा है कि कारखाने के मालिक, चलिए थोड़ा पेन को पतला कर लिया जाए, है ना। कह रहा कारखाने के मालिक और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर के गतिविधियों को रोक कर रख दिया और सड़कों पर वाहनों का विशाल जाम लगने के कारण लोग अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने का
निर्णय का विरोध कर रहे थे, है ना, क्योंकि सरकार चाहती थी कि जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री है जो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैला रहा है उसको क्या किया जाए, बंद किया जाए। और ये लोग क्या कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। करा सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया, परंतु विरोधियों को काफी समय से पता था कि उनकी इकाइयां गैर कानूनी है ना। जो विपक्षी लोग थे, विरोधी थे, वो लोग जो अपना एक यूनिट बैठा के रखे हुए थे पॉल्यूशन वो फैक्ट्रियां, ये पता था कि ये गैर कानूनी है ना। कह रहा इकाइयों को बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। लेकिन देखिए बात दूसरा भी यहां पर, कह रहा शहर के गणमान्य नागरिक जैसे श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यवसायिक केंद्रों के रूप में स्थापित होता जा रहा है। मतलब देखिए यहां पे बातें कर रही, अगर यहां से इस यूनिट को हटाएगा तो कहीं ना कहीं क्या है, यहां पे व्यापार में क्या होगा, कमी आएगी। कह रहा इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर को क्या रखना, साफ और हरा भरा। कह रहा प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए, ये भी जैन साहब ये भी कहते। कह रहा विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब कि उस शहर से हटाकर दूसरे जगह जो इन्हें पुनर्स्थापित किया जा रहा है, इस चीज को जो कामगार है और उसके मालिक है कारखाने के, फैक्ट्री के, उसको ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, दूसरा पहलू क्या कर रहा है, कह रहा है कि कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। देखिए एक तरह ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए यहां से नहीं हटाता है तो इस शहर में क्या होगा, पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिससे समस्याएं उत्पन्न होगी। लेकिन विरोधी को लगता है कि नहीं, ये हम नहीं हटाएंगे, मतलब ये तो वास्तव में भी ये गैर कानूनी था, हटाना ही था। और विरोधी को लगता है कि नहीं नहीं इसको हटाना उचित नहीं है ना। यहां विरोधी अपना पक्ष रखते। फिर कह रहा है कि शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखाने को बंद होना था। सोचिए एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है ना। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक कामगार बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। सबसे बड़ी बात देखिए, एक तरफ बात यह भी है कि जब तक अगर इसको बंद करेगा तो इससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। दूसरी तरफ बात यह भी है अगर बंद कर रहा है तो लगभग 1 लाख से अधिक कारखाने अगर बंद हो जा रहा है तो ये एक मतलब बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, है ना। लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे, उसकी रोटी भी क्या जाएगी, छीन जाएगी लोगों की। करा उनका कहना है कि गलती नगर निगम की तो है। अक्सर आप देखते होंगे कभी कभी पैसे पर क्या करता है नगर निगम वाले, मतलब गलत जगह का भी लाइसेंस दे देता है ना। अगर आप कोई यूनिट शहर में लगाते हैं किसी भी चीज का, है ना, चाहे वो छोटे से छोटे हो या बड़े से बड़े, तो उसके लिए आपको नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि ये गलती उसका आदमी का थोड़े यार, वो नगर निगम का, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार कारखाने लगाने का लाइसेंस देता रहा। मान लीजिए जो इंडस्ट्री, देखिए आप देखिए सब एरिया अलग अलग होता है, रेसिडेंशियल एरिया अलग होता है, इंडस्ट्रियल एरिया अलग होता है। लेकिन ये क्या किया, रेसिडेंशियल एरिया में भी किसको दे दिया, कारखाना, मतलब इंडस्ट्री लगाने का लाइसेंस दे देता है। करा उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया, है ना। एक कारखाने के मालिक जो श्री शर्मा ने कहा कि सरकार कहती है कि उसने पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है वहां किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है ना। देखिए कहानी ऐसा है कि सरकार कह रही है कि हम आपको दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग का कहना है कि हमें जहां जगह मिल रहा है वहां उस टाइप की व्यवस्थाएं नहीं है, हमें सुविधाएं नहीं है, तो फिर हम कैसे वहां पे सरवाइव कर पाएंगे तेरा। और पिछले 5 वर्षों में कोई विकास का कार्य हुआ ही नहीं है ना। इस बात को यहां पे इस न्यूज चैनल में दिखाता है। ठीक, तेरा वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे और एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ और उत्पात लगती है। देखिए जैसे हमने एक न्यूज चैनल पढ़ा तो ऐसा लगा जो ये विरोधी जो इस विरोध कर रहा है इसका ये गलत था। ये देखिए पहला जैसे पढ़िए आपको ऐसा फील होगा, लेकिन करा उनका यातायात व्यवस्था को बाधा उत्पन्न करना और कारखानों से शहर के प्रदूषण फैलाते रहना
आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। ये बात सही है। जैसे कि मान लीजिए कुछ विरोध कर रहा है कि यहां से हम नहीं हटाएंगे, तो एक देखिए, एक नजरिए से सोचिए तो आपको ऐसा फील होगा कि ये गलत हो रहा है ना। कहीं ना कहीं अगर यहां पे अगर आंदोलन हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहां चक्का जाम में क्या हो रहा है, ट्रैफिक में आके बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, है ना। ये क्या है, आपको उसके प्रति क्या होगा, एक बुरी छवि अंकित होगा आपके दिमाग में। फिर कह रहा है कि दूसरी ओर आपने इंडिया डेली पढ़ा तो आप जानते हैं, पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने के पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, और क्योंकि पुनर्स्थापन का प्रयास क्या है, अपर्याप्त है। देखिए, एक कह रहा है इस तरह से कि इसको हटाना जरूरी है क्योंकि ये रेसिडेंशियल एरिया में है, हम लोग को जाने आने में दिक्कत हो रहा है, विरोधिया इसको विरोध कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए यहां से, क्योंकि ये रहेंगे तो यहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैलेगा, हम लोग को समस्याएं उत्पन्न होगी। दूसरी ओर कह रहा है अगर हटाया जाएगा तो इससे यहां के लाखों लोगों की रोजगार छीन जाएंगे, क्योंकि जहां हमको शिफ्ट किया जा रहा है वहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ना। कह रहा है कि इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है ना। कह संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों ने स्वयं अपनी राय बनाने के लिए पाठकों को क्या कर दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। मतलब यहां पे क्या होना चाहिए था, देखिए, एक क्या इसके पक्ष में बातें की है, दूसरा इसके पक्ष में की है। स्वतंत्र कहीं से आपको इसमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अब देखिए, अगर दो आदमी के बीच में अगर लड़ाई होता है, गलती किसी का भी हो, अगर आप उसका बात सुनिए अपने तरीके से बताएगा, इसका सुनिएगा अपने तरीके से बताएगा। मतलब कोई नहीं कहेगा कि हमारा गलती था जो हम इसको मारे या वो हमको मारा मेरे गलती से, कोई नहीं बोलेगा। इसका मतलब तो ये क्या हो गया, अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या करता है, अगर निष्पक्ष नहीं सुनाएगा तो वो किसी की तरफ से बोलेगा। तो यही बातें कह रहा है कि जब तक यहां पे अगर संतुलित रिपोर्ट को अगर प्रकाशन नहीं करेगा तब तक यह हकीकत जानना मुश्किल है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के एक स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों का कोई नियंत्रित, और मतलब कि वो जो समाचारों को कोई नियंत्रित प्रभावित ना करे, समाचार का विवरण देने से कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे, और क्या उसमें सम्मिलित किया जाना और क्या नहीं, वो लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार के माध्यम से होना अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। अगर ये चीज होता है कि उसमें क्या देना है, मतलब न्यूज में क्या चलाना है क्या नहीं चलाना, अगर इस पे छोड़ दे तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा बेहतर होगा। कह रहा आपने ऊपर पढ़ा कि संचार के माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जो जानकारी है, जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते, नागरिकों को के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। देखिए, कहानी ऐसा है कि मान लीजिए इसी जो अखबार में आया, इसी के आधार पे क्या करेगा, वो इसको कार्रवाई करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये भी तो जानना जरूरी है कि ये जो न्यूज है वो सही है कि नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल में गलत बात जाने के कारण कभी कभी अच्छे आदमी पर क्या हो जाता है, आपको मुकदमा दर्ज कर ली जाती है या उस पर कार्रवाई हो जाती है, जबकि जो उसके मेन दोषी होते हैं वो तो वहां पे उसका नाम ही नहीं रहता है ना। तो ये सब बहुत जरूरी है। तथ्य तो यह है कि संचार स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण क्या है, सरकार का उन पर क्या है, नियंत्रण है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म और दृश्य या गीत के किसी अभिव्यक्ति जो जन समुदाय के पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं, है ना। ये सेंसरशिप में क्या होता है कि फिल्म के कोई, समाचार के कोई अंश, फिल्म के कोई दृश्य या गीत जो क्या हो कि अभिव्यक्ति किसी जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंसरशिप कहते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे भी समय आए हैं जब सरकार ने संचार के माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है ना। ये ऐसा हुआ है कि सरकार ने क्या किया है कि संचार के माध्यम पर लगाया है। जो सबसे बुरा समय था कौन सा, आपातकाल था, जो कब आता है, ये आपको
75 से 77 के बीच में आता है। करा सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन संचार के माध्यमों से दिखाए गए समाचार को पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। और सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर आजकल जो है कह रहा है कि अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में क्या है, असफल है ना। यही सेंसरशिप के कारण क्या है, ये असफल रहते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत जटिल, इसका कारण क्या है, बहुत जटिल है। जो संचार के माध्यमों से विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार के माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का क्या है, नियंत्रण है। कई बार की कह रहा किसी विवरण एक के पक्ष पर ध्यान केंद्रित कराना इनके हितों का होता है, अगर ऐसा नहीं कराएगा तो इसके साथ समस्याएं आएगी। कह रहा कि संचार के माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके विज्ञापनों की निर्भरता के कारण भी उन लोगों का विरोध लिखना कठिन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसी पे निर्भर है। अगर मान लीजिए कि किसी बड़े कंपनी या बड़े लोगों के या बड़े उद्योगपति के खिलाफ कुछ भी लिखेगा तो उसको पता है कि बेहतर यहां पे अगर हमको बाद में विज्ञापन वगैरह मिलना मुश्किल हो जाएगा। जो विज्ञापन देते हैं इसलिए वो व्यापार के गहन जुड़ा होने के कारण अब संचार के माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पीछे आते हैं। ठीक है, यहां आपका ये छूट गया था, इसको अब हम लोग देख लेते। देखिए, ऐसा आप लोग देखते होंगे, हम लोग के भी घर में, आप लोग के घर में भी ऐसे सब बैठे हुए यहाँ पे टीवी देख रहा है सब बच्चे लोग। तो यही कह रहा है क्या कि टीवी हमारे साथ क्या करता है, हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करें। घरों में, चलिए यहां पे बातें की है कि घरे में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। चारों तरफ दुनिया के बारे में बहुत से विचार है, जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं, ये बात सही है। कह रहा है उसी से बनते हैं और दुनिया को देखने वाले एक खिड़की की तरह है ना। जैसे हम लोग घर से क्या करते हैं, किसी खिड़की के द्वारा मतलब देख पाते हैं आसपास के एरिया को, वैसे क्या होता है कि ये टीवी भी क्या है, हमारे लिए खिड़की की तरह है ना, जिसके कारण हम पूरी दुनिया को देख पाते। कह रहा आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है ना। ये टीवी अनेक प्रकार के कार्यक्रम, जैसे सास कभी बहू थी, है ना, और जैसे पारिवारिक धारावाहिक, फिर खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। हर कार्यक्रम के बीच और अंत में क्या देखने को मिलते हैं, विज्ञापन। करा क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है ना, इसलिए वो केवल कार्यक्रम ही अगर दिखाएंगे तो क्या वो अधिकतम दर्शक को तो आकर्षित कर सके। और आपके विचार, ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ दिन भर आपको वो बिना विज्ञापन के अगर दिखाए तो कितना भी वो मतलब देखने वाले को अगर आकर्षित करे तो उतने ज्यादा पैसे इसको दर्शक को आकर्षित भी करके नहीं आ सकता है। इसीलिए इसे भी किस पे आश्रित रहना पड़ता है, कि विज्ञापन पे। ठीक है, कह रहा है आपके विचार में ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं जो इन चीजों के बारे में सोचिए, जो टीवी पर में दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती है। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के बारे में, मतलब उस टीवी में दिखाया जाता है। कह रहा है कि हमें सोचने की जरूरत है कि टीवी का हम पर प्रभाव है ना, क्या प्रभाव है, मतलब हमारे पे टीवी का क्या प्रभाव है। देखे होंगे कभी कभी लोग इसका इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि जब टाइम होता है तो खाना बनाना छोड़ के पहले बोले हम सीरियल देखेंगे, उसके बाद खाना बनेगा। अगर आप तैयार है तो ठीक है, ना तो जाके अपने से बना के खा लीजिए, मेरे लिए भी रख दीजिएगा, हम देख के उठेंगे तो खा लेंगे, है ना। ऐसा होता है। कह रहे यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वास, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है, हमें समझने की जरूरत है ना, कि यह संसार के अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए हमें नहीं भूलना चाहिए कि टीवी पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा संसार है ना। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी का ध्यान
नहीं देता, मतलब यहां पे जिसकी वो टीवी ध्यान देता नहीं देता है। कह रहा है कि फिल्म स्टार सुप्रसिद्ध व्यक्ति और धनाढ्य जीवन के शैलियों के से परे भी संसार है ना, जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। देखिए क्या होता है, अक्सर टीवी पे उसी चीज को दिखाया जाता है जो देखने में बहुत अच्छा होता है। जो धनाढ्य व्यक्ति हो जाए या कोई सुप्रसिद्ध एक्टर है, उसी सब के बारे में अक्सर ये सब चीजें हम लोग को दिखाया जाता है ना। अब आते हैं मसौदा तय किया जाता है, जिसको हम लोग एजेंडा कहते हैं, है ना। चलिए, कह रहा किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार के माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कह रहा इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने की योग्य है। जैसे उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं है, लेकिन कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें से मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार की रुचि इस समाचार में सम्मिलित करने की हो सकती है। कहानी सिंपल है कि यह भी डिपेंड करता है कि जितने भी ये न्यूज चैनल मतलब ये संचार का माध्यम में जो मीडिया काम करते हैं, डिपेंड इन पर ये लोग पर भी करता है कि ये कौन से न्यूज को कवर करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो घटना घट रहा उसको ये कवर ही करेंगे, है ना, ये भी मैटर करता है ना। कह रहा कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार का माध्यम हमारे विचारों और भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं जो हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही यह प्रायः यह कहा जाता है कि संचार ही हमारा मसौदा और एजेंडा तय करते हैं। यही एक माध्यम है जो यही तय करते हैं कि हमको क्या दिखाया जाए और हमारे सामने किस चीज को प्रस्तुत किया जाए, है ना। देखिए कह रहा है कि अभी हाल में ही संचार माध्यमों में कोला पेय में क्या पाया गया था, कीटनाशकों के स्तर के खतरे के स्तर बढ़े हुए थे, है ना। जो कोला पेय आता है, ये देखिए आपके सामने है ये चित्र, इसमें आप देख रहे होंगे जो कोका कोला ड्रिंक है, इसी के बारे में यहां पे एक एड के बारे में क्या है, डाउन टू अर्थ के देखिए दिया हुआ ना, सॉफ्ट ड्रिंक हार्ट ट्रस्ट, है ना। अब इसके बारे में देखिए, करा अभी हाल में ही संचार के माध्यम में कोला पेय में कीटनाशकों के स्तर खतरे के स्तर से क्या है, बढ़े हुए दिखे होने के कारण हमारा ध्यान आकर्षित किया था। मान लीजिए अगर इस चीज को चैनल पे नहीं दिखाया जाए तो क्या हम लोग को पता चल पाएगा क्या। कभी कभी आप देखते हैं कुछ ऐसी चीज को दिखाया जाता है जो हम लोग उस चीज को नजरअंदाज करते थे, लेकिन देखने के बाद लगता नहीं ये सही है ना। क्या उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मानदंडों के अनुसार नियमित रूप से क्या करना चाहिए, तो नियंत्रित करने की आवश्यकता रहती है। अब देखिए फिर उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरता पूर्वक घोषणा की कि कोला पीना क्या है, सुरक्षित नहीं है। ये कभी कभी कुछ न्यूज चैनल वाले कर पाते हैं। ठीक कह रहा है कि इसे इस वृत्तांत को पेश करके संचार के माध्यमों को निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर उनकी रिपोर्ट नहीं आती तो हमारा ध्यान भी ना जाता। सही बात है कि अब सोच के देखिए, अगर ये चीज को अगर आपके सामने मान लीजिए हम लोग के सामने नहीं रखा जाए, मतलब इस टाइप का न्यूज अगर उस समय में नहीं रखा जाता तो क्या उस लोग को पता चलता कि कोला में ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो बैक्टीरिया है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसका पता नहीं चलता उसको, है ना। देखिए कह रहा कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। ठीक है, प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि
पीने के लिए उसे क्या नहीं मिलता, सुरक्षित पानी नहीं मिल पाता है ना। क्या इस चीज को हमारे जो संचार का माध्यम है, क्या ये हमेशा ये मतलब निडरता पूर्वक या स्वतंत्र होकर ये चीज को दिखा पाता है? क्या नहीं दिखा पाता है। कह फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय को बहुत ही कम चर्चा करते हैं, है ना। कह रहा कि एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए नए वस्त्र प्रदर्शित करते हैं और सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर अपना स्थान ले लेता है। देखे होंगे साथियों, कभी कभी क्या होता है कि लोग का फैशन वीक होता है। फैशन वीक में क्या होता है कि कपड़े के नए नए डिजाइन को क्या करते हैं बड़े बड़े पैसे वाले, जैसे कि आप देखते होंगे जो एक्टर लोग होता है ना, वो लोग का कपड़ा आपको दिखेगा अलग अलग डिजाइन का दिखता है ना। होता क्या है कि जो ये फैशन वीक में जो डिजाइनर होते हैं वो अपने कपड़ों को प्रस्तुत करते हैं और उस प्रस्तुत करने के लिए क्या करते हैं, जो फ्रंट पेज होता है आप देखेंगे इसका पेपर का, उस पे वो छपा हुआ रहता है एकदम बड़े अक्षरों में। तो कह रहा है कि उस चीज को ये तुरंत दिखा देते हैं, मतलब पहला पृष्ठ ले लेता है। लेकिन जबकि उसी सप्ताह जो की बात हो रही है कि अनेक झोपड़पट्टियों को गिराकर दिया गया, किसी ने उस पर जरा से भी ध्यान नहीं दिया। मतलब अगर देखिए एक फैशन वीक के लिए इन्होंने क्या किया, उसको मुख्य पृष्ठ पे तो डाला वहां की घटना, मतलब ये चीज को, लेकिन वही जगह पे उसी समय में क्या होता है कि मुंबई की झोपड़पट्टी को पूरी तरीके से उजाड़ दिया जाता है, लेकिन उस चीज को किसी ने नहीं दिखाया, है ना। अब देखिए यहां संचार में आपको फैशन में दिख रहा होगा, या देखिए आपके सामने दो एक्ट्रेस दिख रही है जो क्या कर रही है, वो संचार के माध्यमों से फैशन शो में बहुत लोकप्रिय हुए। पीछे देखिए सैमसंग का चल रहा है, लैक्मी का चल रहा है। तो इस तरह से ये लोग उसको क्या करते हैं, फैशन शो के माध्यम से अपने प्रचार भी करते हैं। कह रहा संचार के माध्यमों द्वारा मतलब ये तय करते हैं एजेंडा के झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर देने से नतीजा क्या निकलेगा। ये काम करते हैं कौन, जो न्यूज चैनल वाले होते हैं या मीडिया जो होते हैं, यही तय करते हैं कि हमें ये फैशन वीक वाला चलाने से ज्यादा हमको टीआरपी मिलेगा या फिर आपको झोपड़पट्टियों की कहानी दिखाएंगे। तो यही एजेंडा तय करते हैं। क्या आप किसी ऐसे विषय के बारे में जानते हैं कि आपको इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि संचार के माध्यमों में उसे नहीं दिखाया गया है? तो बहुत सारे ऐसे चीज है जिसको वो लोग दिखाते बहुत कम है ना। देखिए कह रहा है स्थानीय संचार का माध्यम, कह रहा है यह जानकर कि संचार के माध्यम उन छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है। इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना समाचार प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। देखिए आज के समय में भी आप देखिएगा जो नेशनल न्यूज चैनल है वो बहुत लिमिट चीज को दिखाता है और सरकार के पक्ष में दिखाता है, ग्राउंड तक की रिपोर्ट वो नहीं करते हैं। लेकिन आज देखिए जो छोटे छोटे यूट्यूबर मीडिया है वो कहीं ना कहीं इस चीज में आगे बढ़ के आए हैं और आगे आके वो क्या कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे घट रही घटना है उसको वो दिखा रहे हैं, है ना। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और बीज और उर्वरकों का प्रयोग के बारे में परामर्श देते हुए कुछ अन्य लोग काफी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे का इस्तेमाल करके निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन और स्थितियों की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे मूवी है जिसमें मतलब वो गरीब से गरीब घर को दिखाया गया है ना। वहां के उसके आर्थिक जीवन, आर्थिक तंगी को दिखाया गया है, किसानों के बारे में बताया गया है ना। ये आपको हमेशा ये छोटे मोटे मूवी बनाने वाले में ये चीज देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि ये बड़े जो होते हैं वो मूवी इंडस्ट्री के लोग वो सब इस चीज पे नहीं ना बनाएंगे, वो सब बनाते हैं कुछ उन लोग का अलग अलग अपना रहता है मैटर। कह रहा दूसरा उदाहरण की खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है ना, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता था। देखिए ये दलित महिलाओं ने मिलकर कहां पे, यूपी के चित्रकूट जिले में कितने महिलाएं थी, 8 दलित महिलाएं थी, जो लहरिया नाम का एक समाचार पत्र चलाया था, है ना। इसकी भाषा कैसी थी, बुंदेली भाषा में था। करा इनके 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट। और इस समाचार पत्र के पाठक कौन थे,
किसान थे, दुकानदार थे, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और महिलाएं जिन्होंने हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा था, ये लोग होते थे इनके पाठक, है ना। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करते अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।